ये भी मेरे पास 2015 भी मसले का काम करेगा, दूसरा भी करेंगे, वो भी आपके पास उसी तरह काम करेगा, ठीक है? मैं ये नहीं रिकमेंड करता आपको कि मैं 15 कर रहा हूँ तो आप भी 15 करें, नहीं। मेरे पास दूसरा भी है, लेकिन आपको टीचिंग के लिए मैं 15 को यूज़ करूँगा। तो आप दूसरा लेटेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें भी उसी तरह का आउटपुट आता है, उसी तरह की कोडिंग होती है, एक्स्ट्रा कोई फंक्शनैलिटी उसमें और ऐड कर दी होती है। तो इसमें हम जब कोई भी लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट उसके प्लेटफॉर्म होते हैं कि वो लैंग्वेज किधर काम कर रही है। विजुअल स्टूडियो को जब हम ओपन करते हैं, ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, तो उसमें हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि मुख्तलिफ कि हम अगर सी शार्प पे कर रहे हैं, एफ शार्प है, सी प्लस प्लस है, विजुअल बेसिक है, और इसमें आपके पास देखें सी शार्प में आपने यहाँ पे अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि वेब भी बना सकते हैं, एंड्रॉयड बना सकते हैं, iOS बना सकते हैं, WCF, वर्कफ्लो, ये मुख्तलिफ इसके फ्रेमवर्क्स हैं। फिर अगर आप वेब में आते हैं, तो वेब में भी आपको पहले ASP.NET की एप्लीकेशन, और उसके बाद आपके पास एक और आ जाएगा कि आपने MVC बनाना है, वेब फॉर्म्स बनाने हैं। ये देखें, एम्प्टी एप्लीकेशन आप बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। वेब फॉर्म्स बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। MVC, वेब API या सिंगल पेज एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाहते हैं, या ओजर, मतलब ये हमारे पास एक नया प्लेटफॉर्म है, ये जस्ट एक क्लाउड प्रोग्रामिंग के लिए होता है। तो मोबाइल सर्विसेज आप बनाना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो हमने अभी जब ज़ाहिर है हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट में हम कोशिश ये करेंगे कंसोल और वेब दोनों को करेंगे। अभी मैं स्टार्ट कंसोल से आज करूँगा, आहिस्ता-आहिस्ता हम वेब पे शिफ्ट हो जाएँगे। साथ-साथ हम किस पे शिफ्ट हो जाएँगे? वेब पे शिफ्ट हो जाएँगे। आप लोगों ने सी शार्प का मैं आपको कोई रिकमेंड भी कर सकता हूँ, तो फिर भी आपने साथ-साथ मुझे क्वेश्चन बाज़ दफ़ा होता है कि स्किप हो जाती है, कोई टॉपिक फनी होंगी ना, उनके कंटेंट्स तो आपको आइडिया होगा कि क्या-क्या कंटेंट्स हैं। उसमें आप मुझे बता सकते हैं, सर ये वाली चीज़ भी हम अगर पढ़ना चाहते हैं, तो ये वो मैं साथ में वो चीज़ें ऐड कर दूँगा आपके साथ। ठीक है, तो इसको मैं कैंसल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सी शार्प पे जाता हूँ। सी शार्प में मैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन पे जाता हूँ। जब हम कंसोल एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं। एक तो उसका नाम होता है कि आपने नाम क्या रखना है। मैं कहता हूँ माय फर्स्ट ऐप, यही इसका सॉल्यूशन नेम भी यही होगा, और इसका भी। अगर सॉल्यूशन नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लोकेशन, सॉल्यूशन नेम मीन के उसका जो फ़ोल्डर होता है ना, फ़ोल्डर के ऊपर जो नाम लिखा होता है, वो सॉल्यूशन नेम होता है। ये उस प्रोजेक्ट का नेम होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकेशन, हमने किस लोकेशन पे इस प्रोग्राम को सेव करना है। ये जो बना रहे हैं हम, इसमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सी में यूज़र्स का फ़ोल्डर होता है, और आपके नाम से जो कंप्यूटर है, ज़ाहिर है आपका नाम है, उसका नाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में विजुअल स्टूडियो का हमारे पास फ़ोल्डर होता है, उधर ये प्रोग्राम सेव्स होते हैं। आप ब्राउज़ करके इसका पाथ चेंज भी कर सकते हैं। मैंने ब्राउज़ किया, तो यहाँ पे जो भी मैं सेलेक्ट करूँगा, जो ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, उस ड्राइव में आप सेव, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिसोर्सेज में जाता हूँ, तो ये रिसोर्सेज में जाके सेव कर देगा। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप में जाकर देगा। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं न्यू फ़ोल्डर करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ सी शार्प, और इस फ़ोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया, फिर सेलेक्ट, और ये हमारे पास देखें डेस्कटॉप में सी शार्प के फ़ोल्डर में आ गया। इसको आगे जाने के लिए हम ओके का प्रेस करते हैं। थोड़ा सा टाइम ये लेती है एप्लीकेशन के में लोड होने में। ये हमारे पास एप्लीकेशन लोड हो गई है। कुछ चीज़ें हम डिटेल में आगे आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो उसका मीन कंपाइलर, ये जिस तरह हम विजुअल स्टूडियो है, हमारे पास जो कंपाइलर होता है, उसके लिए कुछ लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। वो लैंग्वेज कोई ना कोई लाइब्रेरीज़ यूज़ करती है। जिस तरह आप जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, तो आप लिखते होते थे हैश इंक्लूड कॉन आईओ डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ये आप लिखते होते थे। तो या इसी तरह आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जेएस यूज़ करनी है वेब में, तो आपने जेक्यूडी की फ़ाइल आपने इंक्लूड करनी होती है।
अच्छा, इसी तरह CSS आपने में यूज़ करनी है बूटस्ट्रैप की, तो bootstrap.css की फ़ाइल यूज़ करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक जो हमने काम किया है, ये यहाँ पे ये ब्लर शो हो रहा है, ये तमाम। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो शो पोटेंशियल फिक्सेस, मीन कि ये हमारे पास अननेसेसरी ये सारी रिमूव कर देगा। हमें अभी तक कोई लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेम स्पेस होता है। नेम स्पेस को मैं कल डिस्कस करूँगा, नेम स्पेस क्या होता है। नेम स्पेस एक किस्म का इनकैप्सुलेशन होती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास जब बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास होती है, प्रोग्राम की क्लास होती है। उस क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन हमारे पास मेन फंक्शन है। आपने सी में भी देखा है, किसी दूसरी लैंग्वेजेस में भी देखते हैं। मेन फंक्शन क्या करता है? मेन फंक्शन जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंट्रोल सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता है। उसके बाद आपने अगर दूसरी क्लासेस, तीसरी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस आपने अगर ऐड की हुई हैं तो वो क्लासेस पे इसके अंदर से जाएगा। इधर से ही हम दूसरी क्लासेस को कॉल कर सकते हैं। तो मेन फंक्शन ये होता है। इसका कोई भी फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसकी 2-3 चीज़ें आप अपने ज़हन में रख लें। हो सकता है आपको आती हों, हो सकता है आप शर्म के मारे कहेंगे सर ने हमें नहीं आती थी तो सर ने बताया नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्ट में मैं ज़ीरो से जा रहा हूँ। तो जब कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहला उसका नाम होता है। फंक्शन का नाम आपने मीनिंगफुल रखना है। मीनिंगफुल मीन के फॉर एग्जांपल ऐड करने का फंक्शन है तो हम फंक्शन 1 उसका नाम रखने के बजाय ऐड का नाम रखेंगे। इसी तरह एक फंक्शन एक सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो हम उसका नाम सब्ट्रैक्ट रखेंगे। तो ये मेन फंक्शन है, इसका नाम कि मेन क्या होता है कि रीड की हड्डी जो होती है, मेन हमारे पास जो हड्डी होती है, वही मीन उसी के ऊपर तमाम हमारा जिस्म होता है। इसी तरह ये भी मेन है, इसी के ऊपर हमारा जो हम प्रोग्राम्स वगैरह लिखेंगे वो इसी के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये नेम हो गया। उसके बाद हमारे पास रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा। ये यहाँ पे हम मेन फंक्शन के लिए हम वाइड रखते हैं। अगर कोई दूसरा हमारे पास फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप हम उसके मुताबिक रखते हैं कि ये क्या रिटर्न कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, ये स्टैटिक को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं। हमारे पास पैरेंथेसिस में, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो हमारे पास छोटी ब्रैकेट्स होती हैं, इनको कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं। तो पैरेंथेसिस में इसके आर्गूमेंट्स होते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो आर्गूमेंट है वो स्ट्रिंग आर्गूमेंट है। ये हमारे पास मेन फंक्शन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ और फंक्शंस को कॉल करते हैं, कुछ और कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपना फर्स्ट अगर प्रोग्राम बनाना है तो या स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है फर्स्ट प्रोग्राम का, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लाइब्रेरी है कंसोल। अच्छा, ये लाइब्रेरी हमने सिस्टम वाली लाइब्रेरी ऐड करनी थी। कंसोल, ये देखें, ये कंसोल, ये सिस्टम की लाइब्रेरी यूजिंग सिस्टम। ये जिस तरह सी में हम करते हैं हैश इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे हम यूजिंग करते हैं। तो ये देखें, ये सिस्टम की लाइब्रेरी, ये देखें हाईलाइट हो गई है कंसोल डॉट। अगर हमने मैसेज डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, राइट लाइन। ये देखें राइट मैंने किया तो ये एक लाइन में, मतलब इस एक लाइन में हम और ज़्यादा लाइनें भी ये ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब राइट लाइन करेंगे तो नेक्स्ट, अगर हमने कंसोल डॉट राइट लाइन किया तो वो नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, राइट लाइन का फंक्शन है। डॉट ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास ये पॉइंटर वेरिएबल होता है कि मीन कि ये हमारे पास क्लास है, कंसोल की क्लास है और इसका फंक्शन है, ठीक है। तो हम इसको मीन कि एज अ चाइल्ड हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर ज़ाहिर फंक्शन के आगे पैरेंथेसिस होती हैं हमारे पास, पैरेंथेसिस। और यहाँ पे देखिए कंसोल, और इसके ऊपर हम अगर हम क्लिक करें, कंसोल के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो इसकी डिटेल में जा सकते हैं। उससे उससे पहले मैं ये करता हूँ, यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करता हूँ, बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। ये हमने लिख दिया। आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये देखें, ये रेड हमारे पास आ रहा है। इसके ऊपर मैंने हावर किया तो ये कह रहा है एक्सपेक्टेड। तो मीन कि इस पे यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगाना है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर आपने सी में भी यूज़ किया है, इसको सेमीकोलन बोलते हैं।
कोई भी स्टेटमेंट होती है उसको हम टर्मिनेट या उसको ख़त्म करने के लिए उसके एंड पे हम सेमीकोलन लगाते हैं। स्टेटमेंट लाइन होती है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है तो ये एक स्टेटमेंट है, दूसरी लाइन है तो दूसरी स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं एक कोड लिखता हूँ कंसोल के फंक्शन का, एक फंक्शन कंसोल डॉट रीड की। ये कंसोल डॉट रीड की का बेसिक काम क्या होता है कि आपने जब हम आप लोग जब सी में काम कर रहे थे तो हम जब लिखते थे ना गेट सी एच या गेट सी एच ई लिखते होते थे, वो क्या करते थे कि हमारे पास स्क्रीन में मैसेज उस वक्त तक डिस्प्ले रहता था जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते। इसमें भी यही होता है, रीड की मीन के जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक ये हमारे पास जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया है वो मैसेज हमारे पास रहेगा। तो इसको रन करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं। हमारे पास जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तब भी हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। डीबग में हम जाते हैं, अगर हम F5 प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम रन हो जाता है, और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग अगर करते हैं तो कंट्रोल F5 करते हैं तो तब ये प्रोग्राम बगैर डिबगिंग के हो जाता है। डिबग हम आमतौर पे जब हम प्रोग्राम रन करते हैं डिबग नहीं करते। डिबग उस वक्त हम करते हैं प्रोग्राम को कि जब हमने प्रोग्राम लिखा उसमें कोई लॉजिकल एरर आ गया तो हम चाहते हैं कि लाइव हम देख लें कि इस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ये क्या इशू आ रहा है हमारे पास, उस वक्त हम डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए आपने क्या करना होता है कि किसी भी जगह से, फॉर एग्जांपल यहाँ से डिबग अगर स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डिबगर जो शो हो जाता है कि मीन कि हमारे पास यहाँ से डिबगिंग स्टार्ट होगी। अभी हम डिबग हम नहीं करेंगे, बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डिबग भी करेंगे। तो हम मैं डायरेक्ट करता हूँ कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो गया है। इसका बिल्ड करेगा पहले और उसको रन कर आउटपुट हमारे पास डिस्प्ले कर देगा। ये बिल्ड स्टार्ट है। कंप्यूटर मेरा थोड़ा सा स्लो है तो ये ज़्यादा टाइम लेता है। आपके पास अगर कोर i7 या जो रैम आपके पास 8 GB की है तो वो सिस्टम जल्दी विजुअल स्टूडियो को या अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास मैसेज आ गया है, बिगिन विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम, हमने C# में हमने फर्स्ट प्रोग्राम रन कर लिया। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम के बाद में आपको हमारे पास हमने लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज में हम हमारी जो हम लड़ रहे होते हैं या हम खेल रहे होते हैं साथ ही खेल रहे होते हैं ना। सॉरी मैं पता नहीं ये जाग रहे हैं, मुझे नहीं पता जाग रहे हैं सारे। जी जी सर, जाग रहे। तो सर जा हम डेटा के साथ खेल रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है डेटा के साथ जब खेलते हैं तो आपने मैथ्स में पढ़ा है या दूसरी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, हर एक जो डेटा होता है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। डेटा की टाइप हर लैंग्वेज में डेटा की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसमें हमारे पास इंटीजर होती है, फ्लोट होती है, डबल होती है, डेसिमल होती है, स्ट्रिंग होती है, करेक्टर होती है। इसी तरह उसके बाद हमारे पास एरेज आ जाती हैं, लिस्ट आ जाती हैं। ये तमाम डेटा टाइप्स होती हैं। आज के लिए मैं सिर्फ एक दो तीन डेटा टाइप्स को मैं देखता हूँ कि उन डेटा टाइप्स को हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी एक छोटा सा लिखता हूँ, एक प्रोग्राम लिखता हूँ। वो क्या करेगा कि यूज़र से दो वैल्यू रीड करेगा, दो नंबर रीड करेगा, उनको सम करेगा, सम करके उसका रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। तो मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, तो दो नंबर्स जो हैं तो हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स के हैं होंगे। फ्लोट के भी हम ले सकते हैं। अभी हम ये करते हैं काम इंटीजर की। फ्लोट का आपने अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो फ्लोट में जिसमें पॉइंटिंग वैल्यूज़ होती हैं वो फ्लोट होता है। इंटीजर जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, आप इसकी रेंज नेट से जी देख सकते हैं। मैं आपको कि मीन इंटीजर की रेंज कितनी है हमारे पास, या डबल की रेंज कितनी है वो, या फ्लोट की रेंज कितनी है, तो ये आप देख सकते हैं नेट से। हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मैं करता हूँ इंट कि डेटा टाइप को पहले सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने की डेटा टाइप मेंशन की, उसके बाद वैल्यू 1 उसी के बाद वैल्यू 2, और रिजल्ट भी ज़ाहिर है किसी वेरिएबल में हमने सेव करना है, उसका नाम हम सम रख देते हैं। ये हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। C# में ये होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कुछ भी तो हमें उनको इनिशियलाइज़ भी करना होता है।
मस्ट होता है कि इनिशियलाइज कर दें। इसी जब कोई मेन एरर आ जाता है तो हमारे पास वो रेड लाइन आ जाती है, लेकिन ये मेन एरर नहीं है, इसलिए हमारे पास इसके नीचे ग्रीन लाइन आई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अभी जब हम जैसे ही हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास जो ग्रीन लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं console.readline, तो यहाँ पे मैं वैल्यू 1 को रीड करना चाहता हूँ, तो ये वैल्यू 1 मैंने लिखी। तो ये इसकी मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ, F12 प्रेस किया, रीड लाइन, रीड की, हमारे पास फिर मैं नेट से चेक कर लेता हूँ, मेरे जहन में नहीं है क्योंकि मैंने रीड वेरिएबल इन C# कंसोल, सिंटैक्स में देख लेता हूँ। इनपुट तो रीड लाइन किया इसमें, यूज़र नेम, अच्छा ठीक है समझ आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वैल्यू है, तो अभी इसको यहाँ पे हम ये जो रीड करके किस वेरिएबल में देगा, तो मैं कहता हूँ वैल्यू 1 को दे दे, वैल्यू 1 ये रीड करके क्या कर देगा, ये वैल्यू 1 को दे देगा। और इसको मैं एक अच्छा, अभी हमें ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट। शुरू में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इशू होगा, जैसे ही आपको समझ ना आए या कंफ्यूज हो आपने क्वेश्चन करना है। जब हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने बताया कि डेटा टाइप क्या होगी, इसकी कौन सी डेटा टाइप रीड करेगा, तो हमने नहीं बताया। यू कैन कन्वर्ट डॉट, ये डेटा कन्वर्जन है टू इंट, टू इंट हमने कर दिया। ये 16 बिट्स का भी होता है, 32 बिट्स का भी होता है, और हमारे पास दूसरा जो होता है 64 बिट का भी होता है इंटीजर। तो ये हमने पहली वैल्यू रीड कर ली, लेकिन ज़ाहिर है हमें यूज़र को कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। उसके लिए हमने जस्ट ऊपर मैसेज करते हैं, सर ऊपर हमने डिक्लेयर किया ना वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0, तो उसके पीछे इंट लिखा है, तो सर नीचे फिर क्यों लिखा है? इंट नहीं लिखा ना हमने, नीचे जस्ट हमने ऊपर जो सर। वैल्यू रीड की है ना, जी नहीं सर। ये ऊपर वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0 मैंने कर दिया है, ठीक है। तो नीचे मैंने क्या किया है, लाइन नंबर 15 में जब हम यूजर से कहेंगे तो तब वो वैल्यू रीड होगी, तो वो हमने रीड लाइन का जो फंक्शन है वो जो रीड करेगा, जो वैल्यू रीड चली जाएंगी इस वेरिएबल में चली जाएंगी। ये जी बाय सर। डिफॉल्ट हमने कहा कि बाद में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया है। इसका फ़ायदा बाद में आपको होगा जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, डी प्रोग्रामिंग, उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट बाद कोई एरर आ जाता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है उसकी, बजाय इसके कि नल डिस्प्ले हो जाए। तो हम कहते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, और ये हमारे पास फर्स्ट नंबर के लिए। अभी यही हम कॉपी करते हैं सेकंड नंबर के लिए, तो यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, सेकंड नंबर, और वैल्यू 1 ज़ाहिर है ये ऊपर वैल्यू 1 हमने रीड कर ली है, तो ये वैल्यू 2 हमारे पास आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास हमारा काम ये है कि हमने सम करना है, तो सम इज इक्वल टू
अभी ये देखें इसके नीचे लाइन थी सम को जैसे ही हम रखने का, ये एरर नहीं देता, जी सर। प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है, वेरिएबल हमने वैसे ही कर किए होती हैं मेमोरी में, ज़ाहिर है वेरिएबल को हमने अगर डिक्लेयर किया मेमोरी में स्पेस लेगा। नीचे लाइन बनी हुई है कि वेरिएबल को जब तक आप यूज़ नहीं करते डिक्लेयर करने का फ़ायदा नहीं है। एक बड़ा प्रोग्राम है आपके पास, लाइन कोडिंग लाइन ज़्यादा है, नीचे आपने वेरिएबल को इस्तेमाल करना है तो ऊपर फिर वो हाईलाइट ही करता रहेगा, ये वाला वेरिएबल अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वैल्यू 1 ये इंटेलिजेंस हमें दे रहा है, वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया तो इसने जस्ट साथ में इंटेलिजेंस भी हमें दे दी है। वो हमारे पास आ गया सम। और नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसका रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो फिर कंसोल डॉट राइट लाइन हम करते हैं सम, सॉरी डबल कोट्स में, सम ऑफ, यहाँ पे हमने उस नंबर को डिस्प्ले करना है तो हम क्या करेंगे एज ए स्ट्रिंग इसके साथ कनकेटिनेट करना है ना। तो वैल्यू 1 फिर हमने प्लस लिखना है, ये कनकेटिनेशन के लिए स्ट्रिंग को इसके साथ मीन मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। वैल्यू 1 एंड यहाँ पे फिर मैं प्लस करता हूँ वैल्यू 2, यहाँ पे प्लस कनकेटिनेट इज़, और यहाँ पे इक्वल टू में लगा देता हूँ स्पेस। और यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले हो रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे हमने मुझे सी, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो मुझे मेरे जहन में वही आ गई है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है सम कर देंगे बस। तो सी में हम कुछ और तरीके से करते होते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और इसके बाद हमारे पास डबल कोट्स के बाद हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते होते हैं। तो रीड की हमने इसी तरह लिख दी। अभी फॉर एग्जांपल हमने पहली वैल्यू अगर 2 लिखी है, दूसरी 3 लिखी है, तो क्या लिखा हुआ आएगा सम ऑफ 2 एंड 3 इज, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो रन करते हैं कंट्रोल F5 से। पहले बिल्ड करेगा उसके बाद हमारा रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। तो ये देखें लिखा हुआ हमारे पास मैसेज आया, अगर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इंटर फर्स्ट नंबर, मैं कहता हूँ 23, फिर इंटर प्रेस करता हूँ, लिखा हुआ हमारे पास आया इंटर सेकंड नंबर, मैं कहता हूँ 12, इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट नीचे आ गया है, सम ऑफ 23 एंड 12 इज़ 35। तो ये बेसिक हमने इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल की है। तो सम हम, अच्छा दूसरा हमने मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि हमने ये भी यूज़ करने का तरीका देख लिया है कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको इक्वल टू ऑपरेटर नहीं पढ़ते, लैंग्वेज में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि हमने जब इक्वल करना होता है तो फिर क्या करते हैं हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं कि मीन ये इक्वल टू का ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ये होगा जब हम सिंगल इक्वल टू या इस्तेमाल करेंगे तो राइट साइड की जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट साइड पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है उसको असाइन हो जाएंगी। जबकि जब हम डबल इक्वल टू लिखेंगे वो क्या करेगा, वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, या उसका रिजल्ट ट्रू आ सकता है या इक्वल है या नहीं इक्वल है। तो नहीं इक्वल है तो हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आता है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह 10 मिनट रह गए हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वाइंड अप करेंगे इसको। तो इसी तरह अगर हमने यही हमने अगर पॉइंट्स की वैल्यू यूज़ करनी है तो हम इसी को क्या कर देते हैं फ्लोट। अभी ये देखें ये सी शार्प इतनी ज़्यादा आसान मीन कि बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि देखें जब हम दूसरा इस्तेमाल करते सी पढ़ते थे या कोई दूसरी लैंग्वेज तो वहाँ पे आपने डेटा टाइप भी मेंशन, अभी मैंने फ्लोट इसको कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यू 1 को एज अ फ्लोट लेगा, वैल्यू 2 को एज अ फ्लोट लेगा, सम को एज अ फ्लोट लेगा। ठीक है, तो हमें बार बार एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर कन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये हमें रन टाइम पे एरर, उसी वक्त हमें एरर दे देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग कर दिया तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे ये एरर आया हुआ है, यहाँ पे एरर लिस्ट पे जाएंगे जब हम तो ये नीचे डिस्प्ले हुआ है, देखें ये कहता है कि ये चीज़ एक्सपेक्टेड है। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये कंट्रोल हमारे पास ऑटोमेटिकली, दोबारा मैं करता हूँ,
इसी के पास आ जाएगा कंट्रोल। सॉरी, ये हेल्प में चला गया, इस पर क्लिक किया, कंट्रोल पहले मैं इधर लेकर जाता हूँ ऊपर, एरर पे क्लिक किया तो ये कंट्रोल इधर आ गया। तो यहाँ पे मैंने ये सेमीकोलन मिसिंग था, तो हमने ये कर दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये राइट लाइन है, ये हमारे पास एरर है, राइट एल में स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि सी शार्प केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जिस तरह सी हमारे पास केस सेंसिटिव है, ये भी केस, ये हमारे पास एरर आ गया। अब एरर लिस्ट पे हम जाते हैं तो ये कहता है कंसोल डज नॉट कंटेन डेफिनेशन ऑफ राइट लाइन, हालांकि राइट लाइन ही है लिखा हुआ, लेकिन ये केस सेंसिटिव है, इसलिए यहाँ पे हमें कैपिटल एल लिखना होगा। इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरर आया हुआ है, हमने एल लिखा है, तो जब हम रन करते हैं एरर है, इतना लंबा प्रोग्राम है, आप आज पूरी लाइनों को देख तो नहीं सकते, क्योंकि ये तो अभी हम अभी 10-15 लाइनों के चले प्रोग्राम कर रहे हैं। बाद में जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वो तो इतना लंबा लंबा प्रोग्राम होता है। उसमें अगर आपका किसी दूसरी फाइल में एरर आया हुआ है तो वो क्या करता है, मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, मेरे पास एरर है, मेरे पास ये आ गया है, एक मैसेज आ गया है, कहते हैं कि देर वर बिल्ट एरर्स कि मैं कहते हैं कि ये बिल्ट इन एरर्स या हमारे पास सिंटेक्स एरर आ गए हैं। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड, कहते हैं कि आप इसको जो लास्ट आपके पास बिल्ड थी ना सक्सेसफुल बिल्ड, वो वाली काम करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, हम नो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एरर डिस्प्ले हो जाएगा और हम हमारे हाईलाइट कर देगा, यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो गया। ज़ाहिर है एरर जब डिस्प्ले होगा, इस पर हमने क्लिक किया तो ये इसने क्या कर दिया, वहाँ पे कंट्रोल ले आया। मीन किसी जिस फाइल में होगा, ये तो हमारे पास एक फ़ाइल ओपन की हुई है, दूसरी तीसरी फाइल में होगा तो वहाँ पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है कि किधर आया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लाइन नंबर भी हमें देता है, ये भी यहाँ पे इसमें लाइन नंबर इसने नहीं दिया, तो बाज़ एरर्स हमारे पास आते हैं, उसमें हमारे पास लाइन नंबर भी आ रहा होता है कि ये कौन सी लाइन नंबर पे एरर आया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको एल कर देता हूँ राइट लाइन, इसको मैं सेव करके कंट्रोल F5 करता हूँ फ्लोट के लिए। इंटर फर्स्ट नंबर मैं कहता हूँ 4.78, सेकेंड नंबर, अच्छा अनडिक्लेयर्ड सिस्टम एरर्स क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, क्यों कह रहा है आप बता दें शाबाश। ये आपने इंट लिया हुआ है और आप इसको फ्लोट दे रहे हैं। गुड, तो हमने यहाँ पे कन्वर्जन जो है ना इंट की थी, यहाँ पे जो कन्वर्ट कर रहे हैं ना ये इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू क्या है, फ्लोट है, ये तब हमें एरर दे रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको फ्लोट था तो उसको मैं ये टू डबल, फ्लोट के लिए डबल हम इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ी डेटा टाइप्स के लिए, या क्योंकि कन्वर्ट का ये कन्वर्जन के और भी फंक्शंस हैं, तो अभी में हम कन्वर्ट डॉट का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें फ्लोट का इसका नहीं है, कन्वर्ट का फंक्शन नहीं है, इसीलिए हम डबल करते हैं। ये डबल हमारे पास ये भी फ्लोटिंग पॉइंट्स आएंगे, लेकिन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डबल। ये बड़ी डेटा टाइप है हमारे पास, फ्लोट से बड़ी होती है, स्कीमिंग के ये ज़्यादा वैल्यूज सेव कर सकती है, और यही हमने टू डबल इधर भी कर देना है। डेटा कन्वर्जन जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा फिर किस तरह हम डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं। कंट्रोल F5 मैंने किया दोबारा, इंटर फर्स्ट नंबर 34.9, इंटर सेकेंड नंबर 56.98, इंटर प्रेस किया तो देखें the sum of 34.9 and 56.98 is 91.88। ये देखिए हमने फ्लोट डेटा टाइप भी इस्तेमाल कर लिया। तीसरी बेसिक डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। हम ऐसा हमें क्योंकि अक्सर आप वेब में जब आप काम करेंगे तो आपका वास्ता ही स्ट्रिंग से पड़ेगा, तो स्ट्रिंग को हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, इसके बाद मैं इसका वेरिएबल नेम लिखता हूँ, तो मैं कहता हूँ नेम। कोशिश ही करें वेरिएबल नेम मीनिंगफुल हो, कि जो जो वेरिएबल जो काम कर रहा है उसी तरह का नाम हो उसका।
तो नेम इज इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ सोहेल अंजम। तो अभी मैं इसको डिस्प्ले अगर करना चाहता हूँ किसी जगह पे, तो यहाँ पे ही मैं प्लस लिख देता हूँ, डबल कोट लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ एंड माय नेम इज़, तो यहाँ पे प्लस करके मैंने क्या लिखना है, जस्ट नेम। ये वेरिएबल हमारे पास ये ऊपर आया हुआ है नेम, इसमें क्योंकि ये इंटेलिजेंस देता है आपको, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। तो ये हमने नेम किया। अभी मैं इसको डिस्प्ले करने के लिए इसको सॉरी मैं इसको रन करता हूँ, मुझे अभी वेब का मेरे जहन में है कि कंट्रोल F5, तो 45 89, तो देखें साथ में ये क्या आया हुआ है, माई नेम इज़ सोहेल अंजम। तो ये इसी तरह हम स्ट्रिंग को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रिंग की बात आई तो मेरे जहन में एक और चीज़ आ गई है कि हमारे पास बाज़ दफ़ा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेटाबेस में सेव कर रहे हैं फ़ोन नंबर, डेटाबेस में हम सेव करते हैं फ़ोन नंबर इस तरह 0345481। तो हम यहाँ पे डेटाबेस में मीन डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये इस तरह आ जाता है नंबर डेटाबेस में इस तरह डिस्प्ले हो। लेकिन हमने अगर अब वेब ऐप है ना, अगर आप उसी को मोबाइल में ओपन करें, अगर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उस पर जब हवर करेंगे तो आपको डायल का ऑप्शन देगा कि आप इसको डायल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है मोबाइल में जब ओपन होगी तो वो अगर इसके दरमियान में डैश होगी तो वो डायल का ऑप्शन हमें नहीं देगा, तो हमें दोबारा फिर वो करना पड़ेगा, उसको कॉपी करके उसमें डायल में जाके ठीक है या मैसेज कर सकते हैं। ये हम लाइन ख़त्म करते होते हैं। इसके लिए हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन होता है, आपने शायद पढ़ा होगा। तो रिप्लेसमेंट किस तरह हम कर सकते हैं, तो मीन कि उसमें से इस डैश को हम मेरे स्ट्रिंग रिप्लेस वेरिएबल, तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेम डॉट रिप्लेस। ये देखिए रिप्लेस मैंने किया, मैं फॉर एग्जाम्पल न्यू हूँ कि मुझे पता नहीं है कि आर्गूमेंट्स एरर आएगा ठीक है से पीछे वेरिएबल के साथ डाल। रिप्लेस ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आर्गूमेंट आ सकते हैं। मैं F12 प्रेस करता हूँ, इसके ये चला जाएगा, आई मीन इसकी डेफिनेशन में चला जाएगा। तो इसमें यहाँ पे देखें ये रिटर्न टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास ओल्ड करेक्टर लिखेंगे और न्यू करेक्टर लिखेंगे। मीन ओल्ड लिखेंगे कि मीन किस को रिप्लेस करे और किस से करे। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये सिंगल करेक्टर को रिप्लेस करेगा और स्ट्रिंग को दोबारा रिटर्न कर देगा। तो अभी हम जाते हैं, 1 मिनट रह गया है, चलें फिर भी इसमें करता हूँ, ये डैश है इसको रिप्लेस किस से कर दें, सिंगल कोट से रिप्लेस कर दें, इसको ख़त्म कर दें।